द डीप डाइव की आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी शिक्षा प्रणाली की सुरक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। हाँ, और खासकर मेडिकल कॉलेजों के संदर्भ में ये और भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, आज का हमारा विषय भारतीय मेडिकल कॉलेजों में एंटी रैगिंग नोडल ऑफिसर की भूमिका और उनके उन 23 मुख्य कर्तव्यों पर केंद्रित हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मैंडेट है। सही कहा। आज की इस चर्चा के लिए हमारे स्रोत हैं नेशनल मेडिकल कमीशन मतलब एनएमसी के 2021 के नियम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के 2009 के नियम और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। और ये सारे दस्तावेज मिलकर एक बहुत ही सख्त फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। हाँ, तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक सीनियर फैकल्टी मेंबर जैसे कि कोई प्रोफेसर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब इस जिम्मेदारी को संभालता है तो वो रैगिंग को रोकने के लिए एक जीरो टॉलरेंस माहौल कैसे तैयार करता है। क्योंकि देखिए मेडिकल कॉलेजों का माहौल ना आम कॉलेजों से काफ़ी अलग होता है। वहाँ पढ़ाई का दबाव, क्लिनिकल ड्यूटीज़ और सीनियर्स पर जो एक निर्भरता होती है, वो एक अलग ही शक्ति संतुलन पैदा करती है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेडिकल एजुकेशन में सीनियर की भूमिका सिर्फ क्लास तक तो सीमित नहीं होती ना। एकदम नहीं। एक एमबीबीएस छात्र के जीवन में एनाटॉमी हॉल में कडावर्स पर डाइसेक्शन सीखने से लेकर वार्ड्स में मरीजों की जांच करने तक हर कदम पर सीनियर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स का मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो ऐसे में अगर रैगिंग जैसी चीज शुरू हो जाए तो उसका असर छात्र के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। बुरा ही नहीं, पूरा करियर खतरे में आ जाता है। इसी वजह से एनएमसी और यूजीसी ने जो नियम तैयार किए हैं, उसमें एंटी रैगिंग नोडल ऑफिसर कोई आम प्रशासनिक पद नहीं है। एक तरह से वो एक ऐसी धुरी है जिस पर पूरे संस्थान की सुरक्षा टिकी होती है। बिल्कुल। ये नियम इस बात पर जोर देते हैं कि बचाव और कार्रवाई में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले बचाव और प्रथम कार्रवाई के पहलू को देखें, जिसे हम फ्रंटलाइन डिफेंडर की भूमिका कह सकते हैं, इसमें इमरजेंसी से निपटने का पूरा ढांचा दिया गया है। हाँ, पॉइंट 1 और 2 इस पर बहुत स्पष्ट है। नोडल ऑफिसर किसी भी शिकायत के लिए सबसे पहला संपर्क बिंदु होता है। मतलब चाहे शिकायत छात्र ने खुद की हो, उसके परिवार ने की हो या फिर नेशनल हेल्पलाइन से आई हो, इन अधिकारी को तुरंत एक्शन लेना होता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि बिना किसी दूसरी चीज का इंतजार किए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। कोई लंबी पेपर वर्क का वेट नहीं करना शुरुआत में। एकदम सही। पुराने जमाने में क्या होता था कि शिकायत आने पर पहले एक कमेटी बनाई जाती थी, फिर हफ्तों तक मीटिंग्स चलती थी। और इस दौरान पीड़ित छात्र को लगातार दबाव झेलना पड़ता था। हाँ, पर अब नोडल ऑफिसर को मौके पर जाकर ऑन द स्पॉट कार्यवाही और प्रारंभिक जांच तुरंत शुरू करनी होती है, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और इस तुरंत कार्यवाही को जमीन पर उतारने के लिए नोडल ऑफिसर को 24 घंटे सातों दिन यानी 24/7 उपलब्ध रहना होता है, खासतौर पर जब नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है। ये पॉइंट 22 में बहुत क्लियर लिखा है। सोचकर देखिए, एक सीनियर प्रोफेसर जिनका अपना एक व्यस्त क्लिनिकल स्केड्यूल है, उन्हें रात के 2 बजे भी आपातकालीन कॉल के लिए तैयार रहना पड़ता है। और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉलेज के वेबसाइट, हॉस्टल, लाइब्रेरी और कैंटीन हर जगह प्रमुखता से डिस्प्ले होने चाहिए ताकि इमरजेंसी में किसी को ढूंढना ना पड़े। सही बात है। और इसके साथ एक कानूनी पहलू भी जुड़ा है, जो पॉइंट 13 में आता है। हाँ, जहां अगर मामला फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट या पैसे की वसूली जैसा संगीन है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो बात सिर्फ कॉलेज तक नहीं रहेगी। अगर इसे एक बड़े संदर्भ से जोड़कर देखा जाए, तो ये इंटरनल डिसिप्लिन को देश के कानून के साथ सीधे तौर पर जोड़ता है। नोडल ऑफिसर को तुरंत एफआईआर दर्ज करानी होती है। इसे आपस में या इंटरनली सेटल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। बिल्कुल नहीं। संस्थान अपनी छवि बचाने के लिए मामले को दबा नहीं सकता। अगर नोडल ऑफिसर एफआईआर दर्ज कराने में विफल रहता है, तो उस पर खुद कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ आकर मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि रैगिंग अब सिर्फ किसी हॉस्टल के कमरे या फिजिकल जगहों तक सीमित नहीं है। हाँ, नियम सिर्फ प्रतिक्रिया देने की बात नहीं करते। पॉइंट 5 और 11 में प्रोएक्टिव शील्ड यानी पहले से रोकथाम और निगरानी पर लंबा विश्लेषण है। नोडल ऑफिसर को उन संवेदनशील जगहों और समयों की पहचान करनी होती है जहां ऐसी घटनाएं होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। जैसे नए सेशन के शुरुआती हफ्ते, हॉस्टल अलॉटमेंट का दिन या रात की ड्यूटी का वक्त जब स्टाफ कम होता है। और जगह के लिहाज से सोचें तो एनाटॉमी डाइसेक्शन हॉल्स हो गए, लाइब्रेरी के पिछले हिस्से या हॉस्टल के अलग अलग कॉरिडोर्स। वही तो, इन सभी जगहों पर नोडल ऑफिसर को एंटी रैगिंग स्क्वाड के साथ मिलकर
सरप्राइज चेक्स और पेट्रोलिंग करनी होती है। ये डर का माहौल खत्म करता है। और पॉइंट 12 में एक और डायमेंशन ऐड किया गया है साइबर स्पेस का। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स पर नए छात्रों को जबरदस्ती शामिल करना या सोशल मीडिया पर एनोनिमस पोस्ट्स के जरिए परेशान करना आम हो गया है, जिसे साइबर रैगिंग कहते हैं। ये डिजिटल मानसिक आघात उतना ही संगीन है जितना फिजिकल रैगिंग। और इससे निपटना नोडल ऑफिसर के लिए एक डिजिटल जांचकर्ता वाला काम बन जाता है। उन्हें तुरंत डिजिटल एविडेंस जैसे स्क्रीनशॉट्स, चैट लॉग्स और वॉइस नोट्स सुरक्षित रखने होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सबूत बहुत आसानी से डिलीट हो जाते हैं। इस बात से एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर नए छात्र जो पहले से ही डरे हुए हैं, वो बिना डरे शिकायत कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा ग्राउंड रियलिटी का इश्यू है। इसे एकेडमिक रिटेलिएशन का डर कहते हैं। अगर जूनियर ने किसी सीनियर की शिकायत की जो आगे चलकर उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ड्यूटी पर होने वाला है, तो उस जूनियर का करियर दांव पर लग जाता है। इसीलिए पॉइंट 9 और 18 में शिकायतकर्ता की पहचान को पूरी तरह गुप्त रखने पर जोर दिया गया है। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे जरूरी है। कंप्लेंट बॉक्सेस ऐसे होने चाहिए जो सीसीटीवी की नजर से दूर हों। और ऑनलाइन एनोनिमस फॉर्म्स जैसी सुविधाएं होनी चाहिए, जहां बिना नाम बताए शिकायत दर्ज की जा सके। और इसके साथ ही पॉइंट 10 एक मानवीय पहलू सामने लाता है, मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट का। हाँ, अगर कोई घटना हो जाती है तो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी सिर्फ सजा देने तक नहीं होती। बिल्कुल, उन्हें ट्रॉमा काउंसलिंग या साइकाइट्रिक रेफरल तुरंत उपलब्ध कराना होता है। एक मेडिकल कॉलेज होने के नाते उनके पास आमतौर पर अपने ही साइकाइट्री डिपार्टमेंट उपलब्ध होते हैं। पीड़ित छात्र के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना बहुत अहम है। एक सकारात्मक माहौल या कल्चर बिल्डिंग के लिए मेंटरशिप या बड़ी सिस्टम का भी प्रावधान है पॉइंट 19 में, जिसमें एक नए छात्र को एक सहानुभूतिपूर्ण सीनियर छात्र के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे पावर डायनामिक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। और कैंपस के दूसरे स्टाफ जैसे वार्डन्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की प्रॉपर ट्रेनिंग पॉइंट 20 के अनुसार बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग दिन रात कैंपस में रहते हैं और शुरुआती संकेत जैसे किसी छात्र का अचानक चुपचाप रहना जल्दी पकड़ सकते हैं। साथ ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से एनोनिमस फीडबैक लेना जैसा पॉइंट 23 में है, ताकि हकीकत पता चलती रहे। हाँ, ताकि चुपचाप चल रही रैगिंग का भी पता लग सके। तो इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? हमने तुरंत कार्यवाही, निगरानी, साइबर स्पेस और मानसिक स्वास्थ्य की बात की, पर इतना बड़ा सिस्टम मैनेज कैसे होता है? अगर एनएमसी 2021 और यूजीसी 2009 के नियमों को देखें, जैसा पॉइंट 3 में है, इनका पालन करना कोई चॉइस नहीं है, ये एकदम अनिवार्य है। अगर पालन नहीं हुआ तो मेडिकल कॉलेज की मान्यता यानी रिकॉग्निशन खतरे में पड़ सकती है ना? बिल्कुल, उन्हें नए छात्रों को एडमिशन देने से रोका जा सकता है। इस वजह से नोडल ऑफिसर पर कागजी कार्यवाही का बड़ा दबाव होता है। पॉइंट 4, 7 और 14 में इस एक्सटर्नल लियाजनिंग और पेपर वर्क का जिक्र है। नोडल ऑफिसर को यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस के साथ लगातार संपर्क में रहना होता है। एफिडेविट्स इकट्ठा करना, हर छोटी बड़ी शिकायत का इंसिडेंट लॉग मेंटेन करना, और एक सबसे दिलचस्प नियम है एनआईएल रिपोर्ट का। हाँ, ये बहुत अहम है। अगर किसी साल कॉलेज में रैगिंग की एक भी घटना नहीं हुई है, तब भी उन्हें नील रिपोर्ट भेजनी होती है। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक है। संस्थान लिखकर दावा करता है कि सब ठीक है। अगर कल को कोई संगीन मामला सामने आ गया, तो संस्थान ये नहीं कह सकता कि उन्हें पता नहीं था। उन पर तथ्यों को छुपाने का मुकदमा चलेगा। इसलिए पेपर वर्क और रिकॉर्ड कीपिंग से ज्यादा एक अकाउंटेबिलिटी टूल है। और पॉइंट 17 कहता है कि नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज बनाने होते हैं। एक समयबद्ध प्रक्रिया जिसमें हर कदम स्पष्ट हो। और जब एंटी रैगिंग कमेटी किसी छात्र को दोषी पाती है और उसे सस्पेंशन या स्कॉलरशिप रद्द करने जैसी सजा सुनाती है, तो पॉइंट 21 के तहत नोडल ऑफिसर को उसे सख्ती से लागू करवाना होता है। वो सजा सिर्फ कागजों पर नहीं रहनी चाहिए, जमीन पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट 16 के अनुसार एनएसी या एनएमसी की अचानक इंस्पेक्शन कभी भी हो सकती है। हर दस्तावेज तैयार होना चाहिए। अगर हम इस पूरे सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से को देखें तो वहां एक स्ट्रेंथनिंग स्टेटमेंट दिया गया है जो पूरी चर्चा को एक फ्रेम में बंध देता है। हाँ, वहाँ नोडल ऑफिसर को एक इंस्टीट्यूशनल कस्टोडियन यानी संस्थागत रक्षक बताया गया है। बचाव, सुरक्षा, कानूनी कार्यवाही और इन सब मैंडेट्स के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। इस पूरे सिस्टम को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि एक संस्था में पावर डायनामिक कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे एक अकेले व्यक्ति पर
कितनी बड़ी संस्थागत जिम्मेदारी होती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इन 23 जटिल कर्तव्यों को देखते हैं, जिसमें 2460 ड्यूटी, संगीन अपराधियों पर एफआईआर और इतनी बड़ी संख्या में पेपरवर्क शामिल हैं, तो एक प्रश्न उठता है। एक बिल्कुल नया प्रश्न। एक सीनियर फैकल्टी मेंबर जिसका मुख्य काम मरीजों का इलाज करना और पढ़ाना है, जब वो असरदार और ताकतवर छात्रों के खिलाफ सख्त कदम उठाता है, उन्हें कॉलेज से निकालता है, तो उस नोडल ऑफिसर के खुद के मानसिक स्वास्थ्य और उसकी खुद की सुरक्षा का ध्यान कौन रखता है? ये तो सच में सोचने वाली बात है। जो सबकी रक्षा कर रहा है उसकी मेंटल टोल का क्या? जब हर कोई रक्षक की तरफ देखता है, उस रक्षक की रक्षा कौन करता है? ये एक ऐसा विचार है जिसे शायद आगे के नियमों में सोचने की जरूरत है। इसी आलोचनात्मक विचार के साथ इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इन कानूनी पैमानों की हकीकत आप सबके मतलब हम सबके सामने स्पष्ट हुई होगी। चर्चा और विश्लेषण का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सुनने और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।